हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पास एकेडमी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का शपथ, कार्य एवं शक्तियाँ, ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, पूरा हम लोग क्रम वाइज सब कुछ कवर करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है, इसके कार्य क्या हैं, और ये एक दूसरे से कैसे आपस में संबंधित होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भारतीय संविधान संघ भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक, अर्थात भारतीय संविधान में संघ का वर्णन भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। इतना क्लियर हुआ, इतना सब लोगों को पता भी होगा शायद। ठीक है, सबको याद होगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इनको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ते हैं। तो ये जो विधायिका होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विधायिका, विधायिका में विध, यहाँ विधायिका से निकल रहा है विधि, अर्थात विधि का मतलब कानून। विधायिका का जो कार्य होता है कानून बनाना, विधि बनाना, विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून बनाया तो कानून बनाना। तो विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करवाती है या लागू करती है। कार्यपालिका उसको लागू करवाती है। अब न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका जैसे मान लीजिए कानून लागू करवाने में कोई विवाद होता है, ठीक है, तो इस तरह से या कानून से संबंधित ही कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा या कर सकते हैं दंड, उससे संबंधित दंड का प्रावधान जो है वह न्यायपालिका करती है। ठीक है, ये जो था ये तीनों का कार्य था। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं संघीय कार्यपालिका। उसके पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे समय समय पर आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले सभी लोग खटाखट सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए। सब लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सब लोग हाँ हाँ सब्सक्राइब कर दिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। उसके बाद फिर बताया गया भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बताया गया है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो ये तो बात सही है। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। अर्थात कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति को मिली हुई है, उस शक्ति का प्रयोग सही मायने में प्रधानमंत्री करता है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीसरा पॉइंट लिखा गया है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये आपका क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये ऊपर भी अभी बताया गया था आप लोगों को, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। आगे हम लोग देखने वाले इसका निर्वाचन, किसका, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। किसमें किया गया, अनुच्छेद 54 में। जो मतलब आर्टिकल जो है, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल है महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग क्रम वाइज देखते हुए चलेंगे। फिर एक बार आप लोगों से रिपीट करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 53 में आपका कहा गया है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दो आर्टिकल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं, तो हमें मिलता है आर्टिकल 54 अर्थात 54 मिलता है। तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन
के बारे में प्रक्रिया बताई गई, निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर से कलर किया गया, टाइप किया गया, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और मेरी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, ध्यान से यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यहाँ पर कहा गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ऐसे भी कुछ सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, स्पष्ट रूप से बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और कौन भाग लेता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें भी मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बहुत ही आसानी से क्लियर होगा, 1 से 2 बार आप लोग, फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, कुछ एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आप लोग एक बार समझ जाइए, बस माइंड में सेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। फिर से एक बार आप लोगों से बताना चाहूँगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो वर्णन है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, इसका वर्णन आर्टिकल 54 में अर्थात अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो कैसे होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से सुनना, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये आपका शायद अब क्लियर हो गया होगा और सबको याद भी हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसे में अभी निर्वाचन में और पॉइंट हमारा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो ये आपका 55 है, ठीक है। आपका फिर एक बार से मैं आप लोगों को याद करवा देता हूँ, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आपका अनुच्छेद 52 है, ठीक है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आपका अनुच्छेद 53 में है, ध्यान से सुनना सब लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, फिर आप यहाँ पर आ गए हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में, ठीक है, शायद आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एवं अर्थात आप कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। यह किस आर्टिकल में बताया गया है, तो 55 में बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान से, ये कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, और जहाँ तक हो सके कोई बताता नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आपके पास एयरफोन वगैरह हो, हेडफोन वगैरह, तो उसका यूज़ जब आप लोग करेंगे तो सीधे आपके माइंड में सेट होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग बहुत नॉलेज वाले हो, ध्यान अपना केंद्रित कीजिए, बस मैं कह के आ रहा हूँ, ठीक है, क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है, उस विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, और यदि मतलब जो मत पड़े हैं राष्ट्रपति के, मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य अवैध घोषित नहीं होगा, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति के लिए योग्यता, शायद आप सभी को पता होगा, बस राष्ट्रपति के लिए योग्यता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया ये शायद ना पता हो आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता का वर्णन आपका आर्टिकल 58 अर्थात अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो इसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, भले से पता आप लोगों को, उससे नहीं मतलब, जितना देख लें जितना पढ़ लें उतना कम है, ठीक है। आजकल कब कहाँ से क्या पूछ ले कोई पता नहीं एग्जाम में। तो वह भारत का नागरिक हो, वह क्या हो, भारत का नागरिक हो, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
और तीसरा आपका है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। उसके बाद चौथा आपका बताया है चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ का पद क्या होता है? यदि मान लीजिए जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, तो मान लीजिए वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, उस समय राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, या कह सकते हैं केंद्र या किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये आपका लाभ का पद होता है। फिर से एक बार आपको मैं योग्यता बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होती हैं? तो योग्यता का वर्णन आपका राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का वर्णन आपका अनुच्छेद 58 में किया गया है। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद अभी आप लोगों को बताया गया है। यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर होगा या केंद्र व किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पदावधि। ठीक है, हम लोग पदावधि देखते हैं। तो राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित जो भी प्रक्रिया है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 56 में किया गया है। एक बार मैं फिर आप लोगों को सब कुछ सीरियल वाइज बताना चाहूँगा। दो से तीन नहीं, 3 से 4 बार 5 बार ऐसे हो जाएगा। आर्टिकल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल होंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आर्टिकल साथ में आप लोगों को याद भी करवा देता हूँ। तो आपका आर्टिकल 52 में था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में था कार्यपालिका की वह शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में था आपका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में था। 55 में आपका था निर्वाचन की रीति। ठीक है, 56 में आपका आ गया पदावधि। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद करेंगे। जो आर्टिकल एक दूसरे से ऐसे लिंक रहते हैं क्रम वाइज, तो भूलता नहीं है। आपको एग्जाम में कहीं से भी आ जाए, आप लोग लिंक करके उसको निकाल ही लेते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्लियर होता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। लेकिन कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसमें 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है या अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। तो यहाँ पर बताया गया है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, इसको आप लोग फिर एक बार आप लोगों से बताना चाहूँगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं शपथ, राष्ट्रपति का शपथ एवं प्रतिज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम लोग महाभियोग प्रक्रिया देखेंगे। तो राष्ट्रपति का शपथ हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो प्रक्रिया है इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 60 में किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 2 से 3 बार मैं बता चुका, फिर भी अभी एक बार जब हमारा क्लास समाप्त होने वाला रहेगा सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित मैं सीरियल वाइज आप लोगों को बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताएंगे कि आपको आर्टिकल याद हुआ कि नहीं हुआ। कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं। तो हम लोग शपथ देखते हैं, इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति को पद धारण करने से पूर्व, ध्यान से समझना, राष्ट्रपति को पद धारण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थित में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। ध्यान से समझना, जब बस इतना छोटा सा सिंपल सा समझाना चाहूँगा, जब राष्ट्रपति शपथ लेंगे तो किसके सम्मुख लेंगे? तो भारत के या कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेंगे। और यदि वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के या कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय के किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेंगे। ये आपका शपथ जो लेंगे अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया कैसे लगाई जाती है ये समझने में क्या करते हैं कई स्टूडेंट, मैं भी पहले ऐसे जब बुक से पढ़ता था कन्फ्यूज हो जाता था। इसमें एकदम लंबी प्रक्रिया, इतनी लंबी प्रक्रिया और एक साथ कहानी की तरह लिख दिया गया है।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है, कहानी की तरह पूरा एकदम, और कहानी रहे कहानी की तरह तो भी याद हो, कहानी अगर हो कहानी की तरह तो भी याद हो, लेकिन दुनिया भर का इसी में बताया रहता है और जैसे लगता है कि कहानी भी नहीं है और कहानी की तरह लिखा भी गया है, समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं आज आप लोग का क्लियर कर देता हूँ। महाभियोग आज के बाद कभी भूलोगे ही नहीं। महाभियोग आज के बाद आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाई जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, बताया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा हो जाता है कभी कभी कि बताइए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस स्थिति में लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, ठीक है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा संविधान का ही उल्लंघन करने पर, लेकिन सही में यही है आपका, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस सदन के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर हुआ। एक बार फिर आप लोगों से बताना चाहूँगा, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसके लिए 14 दिन पहले, इसके लिए 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जाएगी। ठीक है, कि आप पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है, जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, इसके लिए ध्यान से समझना, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस स्थिति में लगाई जाएगी। तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किस सदन के द्वारा लगाई जाएगी। ठीक है, तो किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, और उसके लिए महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा, और उस पर, मतलब जिस प्रपत्र के द्वारा आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, संसद के उस सदन में जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है, अर्थात संसद के उस सदन में जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है, के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब ध्यान से समझना, अभी तक हम लोग क्या देखें, महाभियोग किस स्थिति में लगाई जाएगी। ठीक है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर। बार बार मैं जो कह रहा हूँ ठीक से ध्यान से समझिएगा, कई बार कहने पर आप लोग के माइंड में आसानी सेट हो जाता है। किस स्थिति में लगाया जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग? संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर। कौन लगा सकता है? कोई भी सदन लगा सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, जो सदन लगाएगा उस सदन के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद बताया है कि संसद के उस सदन के द्वारा जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है, 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। जब प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, ठीक है, तो दूसरा सदन क्या करवाएगा, ध्यान से समझना, दूसरा सदन राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करेगा या उसकी जांच करवाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, एक सदन में 2/3 मतों द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरा सदन क्या करेगा, उस पर राष्ट्रपति पर लगे आरोपों का जांच खुद करेगा या फिर जांच करवाएगा। यदि जो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई है, यदि वह सही पाई जाती है, तो वहाँ भी मतलब दूसरे सदन में भी प्रस्ताव 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, शुरू से आखिरी तक बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है किस स्थिति में लगाई जाती है। तो आप लोग ध्यान से समझना, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। किस सदन के द्वारा लगाई जाती है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाई जा सकती है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक होगा कि उस सदन के द्वारा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी और उस पर 1/4 अर्थात 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
उसके बाद उस सदन में, जिस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पेश है, उस सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उस राष्ट्रपति पर लगे आरोपों का जांच करेगा या फिर जांच करवाएगा। यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो दूसरे सदन में भी प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति को उस स्थिति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ये रहा राष्ट्रपति पर पूरा महाभियोग प्रक्रिया। शायद आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहीं पर एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया या फिर मान लीजिए किसी भी तरह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो इसके लिए भी एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 में क्या बताया गया है, ध्यान से समझना, इसको भी आप लोग जानते रहिए। राष्ट्रपति से संबंधित है आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होगा। ठीक है। और उसमें ये बताया गया है, जैसे मान लीजिए यदि राष्ट्रपति का पद पदावधि के समय पर ही रिक्त होती है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की जो पदावधि है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष राष्ट्रपति पूरा करके ही अपने पद को रिक्त करते हैं, तो जो चुनाव प्रक्रिया अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया होती है वह पदावधि के पहले अर्थात 5 वर्ष समाप्त होने के पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त कर ली जाती है। ठीक है। यह आपका 62 में आर्टिकल 62 में बताया गया है। ठीक है। और यदि मान लीजिए, फिर से एक बार बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त होता है उसको 6 महीने के अंदर भरना होगा। और इसमें बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति अपना पदावधि समाप्त होने के बाद रिक्त करते हैं अर्थात 5 वर्ष पूरा करने के बाद रिक्त करते हैं तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा पदावधि के पहले अर्थात 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही निर्वाचन करा लिया जाएगा। ध्यान से समझना। और यदि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, मतलब कि पदावधि राष्ट्रपति की समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है और निर्वाचन नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो राज्य अंतराल ना हो पाए। क्या ना हो पाए? राज्य अंतराल ना हो पाए। इसके लिए राष्ट्रपति को इतना अधिकार दिया गया है कि वह अपने पदावधि पर तब तक बैठे रहेंगे, भले 5 वर्ष पूरा हो गया है तब तक बैठे रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 56 में बताया गया है, हाँ, यहाँ पर राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन वह अपने पद पर 5 वर्ष समाप्ति के बाद भी बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। यह प्रक्रिया इसलिए बताई गई है कि राज्य अंतराल ना हो पाए। ठीक है। एक बार मैं सीरियल वाइज सभी अनुच्छेद आर्टिकल जो हैं राष्ट्रपति से संबंधित आप लोगों को बताना चाहूँगा। मान लीजिए आपका जो 52 था यहीं से आपका शुरू होता है। तो 52 में आपका बताया गया है आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 अर्थात अनुच्छेद 53 में बताया गया है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन अर्थात अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। अनुच्छेद 56 में यहाँ पर आप देख सकते हैं पदावधि अर्थात राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्षों तक को रहती है, ठीक है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऊपर था, ठीक है, योग्यता अर्थात अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उसके बाद आपका अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ प्रतिज्ञान है। उसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। उसके बाद अनुच्छेद 62 में जो है आपका राष्ट्रपति का पद जो रिक्त है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये रहा आपका राष्ट्रपति से संबंधित सारा आपका आर्टिकल क्लियर हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये सब आपका क्लियर हो गया। यदि मैं आप लोगों से फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप लोग का मतलब कुछ क्लियर ना हुआ हो कुछ पॉइंट, तो आप लोग एक बार वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए, ठीक है, बैक करके। तो आपका 2 बार देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतना बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ, याद तो पूरा हो जाएगा आप लोगों को, कहीं से नहीं भूलेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, क्षमादान की शक्ति, इसमें बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो सब देखने वाले हैं। और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।